हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 22। मुन्ना वंश के साथ अपने कमरे में आया और आकर बिस्तर पर बैठ गया। वंश दीवार से पीठ लगाकर खड़ा हो गया और अपने हाथों को बांधकर मुन्ना को देखने लगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद वंश ने कहा, क्या तू मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? मुन्ना, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? तूने मुझसे मुरारी चाचा के इस्तीफे पर नकली साइन क्यों करवाए? आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? मुन्ना, जो कि वंश के सामने झूठ नहीं बोल सकता था, उसने वंश को सब सच बता दिया। सीबीआई से जुड़े अपने सीक्रेट काम से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ उस बारे में। वंश ने सुना तो उसका सर चकराने लगा। इतनी बड़ी बात मुन्ना ने उससे छुपाई, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह बदहवास सा आकर मुन्ना के बगल में बैठ गया और कहा, तुमने मुझसे यह सब छुपाया क्यों? क्योंकि हम तुम्हें परेशान करना नहीं चाहते थे। हमारे लिए तुम्हारा मुंबई जाने का सपना उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना तुम्हारे लिए। हम तुम्हारे सपने पूरे होते देखना चाहते थे। वंश की तरफ देखते हुए मुन्ना ने धीमी आवाज में कहा, तू पागल हो गया क्या मुन्ना? हम सबके सपनों के लिए तू अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा रहा है? देख, मैं नहीं जानता तेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। मैं बस तुझसे ये कहना चाहता हूं कि इन सबसे दूर रह। मैं तुझे किसी परेशानी में नहीं देख सकता। हालत देख अपनी, तुझे देखकर लगता है कितनी रातों से तू ठीक से सोया नहीं है। तू अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा है मुन्ना? पहले सब कितना सही था, हम साथ पढ़ते थे, साथ घूमते थे, कोई टेंशन नहीं थी। और अब लगता है जैसे एक के बाद एक मुसीबत हमारे सामने बाहें फैलाकर खड़ी है। वंश ने कहा, हम जानते हैं हमारी वजह से सब प्रॉब्लम में है, पर हम सब ठीक कर देंगे। मुन्ना ने कहा, कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम अपनी नींद पूरी करो, बाकी जो करना होगा मैं खुद करूंगा। वंश ने कहा। मुन्ना उससे कुछ कहता है इससे पहले ही कृष्णा उन दोनों के लिए चाय नाश्ता ले आया। कृष्णा को देखते ही वंश ने कहा, अरे वाह कृष्णा भैया, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। कसम से इतनी तेज भूख लगी थी ना, क्या बताएं। कृष्णा ने टेबल पर ट्रे को रखा और दरवाजा बंद करके वापस चला गया। वंश ने चाय का एक कप उठाया और मुन्ना की तरफ बढ़ा दिया और दूसरा खुद लेकर सैंडविच के साथ खाने लगा। मुन्ना ने देखा वंश उसके सामने ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वंश को नॉर्मल देखकर मुन्ना को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने चाय पी और बिस्तर पर लेट गया। उसने अपनी आंखें मूंद ली। वंश भी वहीं उसके कमरे में बैठकर अपना फोन चलाने लगा और कुछ देर बाद वहीं पड़े सोफे पर सो गया। मुरारी एक बड़े स्कैंडल में फंसने वाला था जिसकी जानकारी शक्ति को भी थी। चीफ ने मुन्ना को धोखा दिया था, वह सिर्फ अपने फायदे के लिए मुन्ना को इस्तेमाल कर रहा था और मुन्ना उस पर अब तक भरोसा करके उसका काम कर रहा था। लेकिन सही वक्त पर शक्ति ने मुन्ना और मुरारी दोनों को इस मुसीबत से बाहर निकाल लिया। शक्ति को इन सब के बारे में पता था और उसकी असलियत मुन्ना जान चुका था, लेकिन उसने ये बात खुद तक ही रखी क्योंकि चीजें काफी उलझी हुई थी। ऐसे में मुन्ना नहीं चाहता था स्थिति और ज्यादा बिगड़े। शक्ति का काम खत्म हो चुका था और अब उसे बनारस छोड़कर जाना था। उसे शाम शक्ति घाट पर खड़ा काशी का इंतजार कर रहा था, लेकिन काशी उससे मिलने नहीं आई। शक्ति काशी को अपने बारे में सब सच बताना चाहता था, लेकिन उसकी बात वह काशी से नहीं कर पाया। शक्ति चाहता था वह शिवम से काशी का हाथ मांगे। घाट की सीढ़ियों पर बैठा शक्ति सामने पानी में चल रही नौकाओं को देख रहा था। आज शक्ति का मन काफी शांत था। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसे जो सबूत चाहिए थे वो उसे मिल चुके थे। काशी से वह अपने प्यार का इजहार कर चुका था। मुन्ना और मुरारी को उसने मुसीबत से निकाल लिया था, साथ ही मुन्ना के मन में अपने लिए जगह भी बना ली। मुरारी और शिवम जिन्होंने उसे बचपन में सहारा दिया था, उन्हें भी मुसीबत से बाहर निकाल चुका था। अब शक्ति की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी, बस एक आखिरी काम था काशी को सच बताना। लेकिन काशी आज घाट पर नहीं आई। शक्ति ने काशी का नंबर डायल किया, लेकिन काशी ने फोन नहीं उठाया। शक्ति को यह अजीब लगा। वह नहीं चाहता था कि काशी कोई परेशानी में हो। वह घाट पर घूमते हुए काशी का इंतजार करने लगा। शाम से रात हो गई, लेकिन काशी नहीं आई। कुछ देर बाद शक्ति का फोन बजा। उसे स्क्रीन पर नंबर देखकर फोन कान से लगाते हुए कहा, हेलो सर। शक्ति, मैंने तुम्हें बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी बेगुनाही के सबूत डिपार्टमेंट को मिल चुके हैं।
जल्दी ही उस पर कमेटी बिठाई जाएगी और मुझे पूरा यकीन है कि फैसला तुम्हारे पक्ष में होगा। दूसरी तरफ से एक दमदार आवाज आई, थैंक यू सर। अपनी बेगुनाही के साथ चीफ के खिलाफ भी हमारे पास कुछ ठोस सबूत हैं। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी, शक्ति ने कहा। 2 दिन बाद मीटिंग रखी है, उसमें तुम्हें आना होगा। इंदौर में एक बार फिर तुम्हारा स्वागत है, एसीपी शक्ति। थैंक यू सर, शक्ति ने कहा और फोन काट दिया। एक सुकून भरी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। शक्ति इंदौर में एसीपी है ये बात कोई नहीं जानता था सिवाय मुन्ना के। इसलिए मुन्ना ने उससे मदद मांगी और शक्ति ने भी उसकी मदद कर दी। इंदौर में काम कर रही प्राइवेट सीबीआई एजेंसी का चीफ गैरकानूनी कामों में शामिल था, ये बात शक्ति जानता था। लेकिन शक्ति उसका सच सबके सामने ला पाता इससे पहले ही चीफ ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर शक्ति को ही किसी बड़े स्कैंडल में फंसा दिया और उसे 2 साल के लिए डिपार्टमेंट से भी निकाल दिया गया। शक्ति को अपनी बेगुनाही के सबूत बनारस में ही मिल सकते थे। एक शख्स था जो लोगों की जानकारी चीफ तक पहुंचा रहा था, लेकिन वो इंसान मुन्ना था ये बात शक्ति नहीं जानता था। शक्ति एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। जब उसने बनारस में फैले गैरकानूनी काम देखे और बुरे लोगों को देखा तो उन्हें खत्म करने के लिए वह भी गुंडा बनकर वहां रहने लगा। अब तक उसने कितने ही लोगों को कानून के हवाले करवा दिया था, जिनमें से शंकर, कमिश्नर और कुछ विधायक भी थे। उसकी लिस्ट में प्रताप, मुरारी और शिवम का भी नाम था, पर शिवम से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वे लोग सब इन बुरे कामों से कोसों दूर थे। शक्ति के पुलिस ऑफिसर बनने में सबसे बड़ा हाथ और सहारा शिवम का भी था, इसलिए शक्ति ने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। शक्ति का आखिरी मकसद था चीफ के आखिरी काम को करने वाले उस शख्स को ढूंढना, और वो शख्स मुन्ना था। शक्ति जानता था कि मुन्ना एक समझदार और सीधा लड़का है। चीफ ने उसे अपने जाल में फंसा रखा है ताकि आखिर में सारा इल्जाम मुन्ना और मुरारी पर डाल सके। लेकिन शक्ति ने चीफ के प्लान को पहले ही फेल कर दिया। शक्ति को 2 दिन बाद इंदौर जाना था, लेकिन इससे पहले वह काशी को अपने बारे में सब सच बता देना चाहता था। वह काशी से मिलने आया था, लेकिन काशी घाट पर नहीं आई। शक्ति को अब चिंता होने लगी थी। वह घाट से निकलकर शिवम के घर की तरफ चल पड़ा। शक्ति शिवम के घर के सामने पहुंचा, लेकिन वहां खड़े गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, ए कौन हो तुम और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे शिवम गुप्ता से मिलना है, शक्ति ने कहा। शिवम भैया अभी घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं, तुम सुबह आना, गार्ड ने कहा। तो शक्ति घर की तरफ देखने लगा, यह सोचकर कि शायद काशी उसे दिख जाए। शक्ति को अंदर झांकते देखकर गार्ड ने कहा, अरे भाई कहा ना, जाओ यहां से, सवेरे आना। शक्ति वहां से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर काशी को हुआ क्या है। ना वह उससे मिलने आई, ना ही शक्ति का फोन उठाया, और तो और शिवम के घर पर भी इतनी सख्त पहरेदारी। शक्ति वहां से निकलकर वापस घाट चला आया। रात भर उसी घाट पर बैठा रहा। अगली सुबह शिवम ने सारिका से तैयार होने को कहा। आज शिवम ने दशाश्वमेध घाट पर बड़ी पूजा रखवाई थी, जिसमें पूरे परिवार को शामिल होना था। उसने मुरारी से भी अनु और मुन्ना के साथ तैयार होकर आने को कहा। आई बाबा, सारिका और शिवम तैयार थे। वंश जैसे ये घाट जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। आज न जाने क्यों वह जाने के लिए उतावला हो रहा था। वह तैयार होकर काशी के साथ बाहर चला आया। काशी ने लाल रंग का हरे दुपट्टे के साथ बहुत ही प्यारा सूट पहना था। सभी गाड़ी में आ बैठे और घाट के लिए निकल गए। काशी का दिल किसी अनहोनी के डर से बार बार धड़के जा रहा था। 2 दिन से न वह शक्ति से मिली थी, ना ही उसके फोन के मैसेज का जवाब दिया था। कहीं शक्ति उसे घाट पर ना मिल जाए, ये सोचकर काशी का मन अंदर ही अंदर परेशान था। शिवम का फोन आने से मुरारी ने अनु को तैयार होने को कहा। हालांकि उसका मन नहीं था, लेकिन मुरारी शिवम की बात टाल दे ऐसा कभी नहीं हो सकता था। अनु ने मुन्ना से भी तैयार होकर आने को कहा। घाट पर पूजा थी, इसलिए मुरारी ने सफेद कुर्ता पजामा पहना था। वह अनु के साथ हॉल में ही खड़ा था कि मुन्ना सीढ़ियों से होकर नीचे चला आया। आज मुन्ना ने भी सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था और वह बिल्कुल मुरारी जैसा लग रहा था। मुन्ना अनु और मुरारी के पास चला आया। उसने मुरारी की तरफ देखा। उसे अपने पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मुन्ना जानता था कि कुछ वक्त बाद सब सही हो जाएगा। मुरारी ने मुन्ना को देखा और उसके सामने चला आया। मुरारी ने अपने दोनों हाथों से मुन्ना के कुर्ते की कॉलर ठीक करते हुए कहा, इन कपड़ों में अच्छे लग रहे हो।
जो कुछ हुआ उसे भूलने में हमें थोड़ा वक्त लगेगा, पर हमें उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। हमारे लिए तुम परेशान मत हो, हम ठीक हैं। मुरारी चले क्या? देर हो जाएगी, अनु ने मुरारी से कहा तो मुरारी अनु के साथ गेट की तरफ चला गया। मुरारी की बात सुनकर मुन्ना को थोड़ा हल्का महसूस हुआ। वह मुस्कुराया और अनु मुरारी के पीछे चल दिया। बाहर आकर मुरारी ने देखा विधायक बनने के बाद वह जिस गाड़ी में घूमता था वह गाड़ी अब वहां नहीं थी। मुरारी उदास हो गया। उसे एकदम से याद आया कि वह बनारस का विधायक नहीं रहा है। मुन्ना ने देखा तो कहा, पापा आपकी जीप से चलते हैं ना, रुकिए हम लेकर आते हैं। मुन्ना मुरारी की पुरानी जीप ले आया जो आज भी वैसी ही हालत में थी जैसे मुरारी अपनी जवानी के दिनों में चलाया करता था। मुरारी मुन्ना के पास आया और उसे नीचे उतरने का इशारा किया। मुन्ना नीचे आ उतरा तो मुरारी जीप की ड्राइवर सीट पर आ बैठा। उसने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और जीप स्टार्ट की। कितने सालों बाद मुरारी अपनी जीप की ड्राइवर सीट पर बैठा था। उसे अच्छा लगा। उसने सामने पड़ा मुन्ना का चश्मा उठाया और अपनी आंखों पर लगाकर साइड मिरर में देखते हुए कहा, मैगी आ जाओ। अनु आकर मुरारी के बगल में बैठ गई तो मुरारी ने मुन्ना से कहा, हम जा रहे हैं, तुम अपनी फटफटिया लेकर आ जाओ। हम आपके साथ क्यों नहीं जा सकते? मुन्ना ने हैरानी से पूछा। अबे प्राइवेसी नाम की भी कोनो चीज होती है, चलो जाओ। मुरारी ने अपने पुराने अंदाज में कहा तो मुन्ना मुस्कुरा दिया। मुरारी अनु को लेकर घाट की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। मुन्ना ने बाइक निकाली और घाट की तरफ निकल गया। धीरे धीरे सब सही हो रहा था। ये देखकर मुन्ना के चेहरे पर काफी दिनों बाद मुस्कान थी। सभी घाट पहुंचे। शिवम अपने परिवार के साथ पहले से वहां मौजूद था। वंश घाट के बाहर ही खड़ा था। मुन्ना ने देखा तो कहा, बड़े पापा ने ये पूजा हम सबके लिए रखवाई है, चलो नीचे चलो। वैसे तो मैं घाट नहीं जाता पर आ जाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने सुना है गौरी को ये जगह बहुत पसंद है और क्या पता तुम्हारे महादेव मेरी सुन ले और गौरी हमेशा के लिए मेरी हो जाए। उफ, मैं कितना सोचता हूं ना। चलो चलते हैं, वंश ने खुशी से चहकते हुए कहा। मुन्ना जो कि थोड़ा नॉर्मल था, गौरी का नाम सुनते ही फिर उदास हो गया। बेचारा मुन्ना। वंश जो हमेशा इस जगह आने से बचता था, आज सिर्फ इसलिए चला आया क्योंकि गौरी को ये जगह पसंद थी। मुन्ना भी वंश के पीछे चला आया। शिवम ने घाट पर पूजा रखवाई, सभी उसमें शामिल हो गए। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने शिवम को कुछ फूल और अक्षत दिए और गंगा में अर्पण करने को कहा। शिवम सीढ़ियों से होकर पानी में चला आया और महादेव को याद करते हुए हाथ में लिए अक्षत और फूल गंगा में अर्पित कर दिए। उसने पानी में डुबकी लगाई और फिर बाहर चला आया। कुछ और भी पूजा विधि बाकी थी, उन्हें पूरी करके शिवम पंडित जी के साथ चला गया। मुरारी सबके साथ वहीं खड़ा था। पूजा के कारण आधे से ज्यादा घाट खाली करवाया हुआ था। मुरारी एक तरफ खड़ा था कि वहां घूमने वाले आदमी ने कहा, हर हर महादेव विधायक जी। हर हर महादेव। अब हम विधायक नहीं रहे हैं। मुरारी ने आदमी से कहा, अरे काहे, आप हमेशा हमारे विधायक थे, आप ही रहेंगे। आदमी ने तुनक कर कहा, हम विधायक थे, अब फिर से आम आदमी है, आपकी तरह। मुरारी ने बड़ी ही सहजता से कहा, हालांकि मन में काफी उथल पुथल मची थी उसके। अरे थेसा का मतलब, हम नहीं मानते जे सब, हमरे विधायक तो आप ही रहेंगे। अरे जे का बात हुई, ऐसे कैसे वो लोग पार्टी से निकाल दिए? हम जे अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे हम आंदोलन करेंगे आपके लिए। आदमी जोश जोश में कुछ ज्यादा ही बोल गया और अब तक हमारे मुरारी भैया के सब्र का पान भी टूट चुका था। उन्होंने आदमी की तरफ पलटकर कहा, वो बगल वाले घाट पर चिता बन रही है, जाओ लेट जाओ और साले तब तक ना उठना जब तक हम विधायक ना बन जाएं। जाओ करो आंदोलन। हम कुछ समझे नहीं, आदमी ने हैरानी से कहा। अमन निकलो यार यहां से, एक तो जिंदगी वैसे ही खेत जैसी हो गई, ऊपर से तुम साले चरस बोने चले आए। निकलो नहीं तो अभी के अभी पेल देंगे तुमको, बता रहे हैं, मुरारी ने कहा। तो आदमी वहां से खिसक गया। मुरारी समझ गया उसके लिए सब बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखे। काशी घाट की सीढ़ियों पर खामोश से खड़ी थी। अचानक से किसी ने उसकी बाह पकड़ी और उसे साइड लेकर आते हुए कहा, तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? हम पिछले 2 दिन से तुम्हें फोन कर रहे हैं, तुम्हें हुआ क्या है? शक्ति तुम जाओ यहां से, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है।
कहते हुए काशी ने शक्ति के हाथ से अपनी बाह छुड़ाई और वहां से चली गई। शक्ति भी उसके पीछे आया और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, काशी, तुम हमसे भाग क्यों रही हो? तुम्हें क्या हुआ है, कुछ बताओगी? शक्ति इस वक्त काशी का हाथ थामे घाट की सीढ़ियों के बीचों बीच खड़ा था। बाकी घर वालों का ध्यान पूजा में था और दूसरी चीजों में, लेकिन वंश की नजर अचानक से शक्ति पर चली गई। उसने जब शक्ति को काशी का हाथ पकड़े देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। काशी ने कुछ नहीं कहा, बस शक्ति से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। शक्ति उससे कुछ और कहता इससे पहले ही वंश ने आकर एक घूंसा शक्ति को दे मारा। काशी का हाथ शक्ति के हाथ से छूट गया और वह नीचे जा गिरा। काशी ने देखा तो घबरा कर कहा, वंश भैया, उन्हें मत मारिए। लेकिन वंश का गुस्सा तेज था। उसने काशी की बात नहीं सुनी और शक्ति के साथ हाथापाई शुरू हो गई। शिवम के आदमियों ने देखा तो वे भी आकर शक्ति को मारने लगे। काशी ने देखा तो वह दौड़कर मुरारी के पास गई और कहा, मुरारी चाचा, वंश भैया को रोकिए ना, वो ना मारे, प्लीज उन्हें रोकिए। मुरारी समझ गया कि ये वही लड़का था जिसकी बात शिवम कर रहा था। उसने एक नजर शिवम की तरफ देखा। शिवम व्यस्त था। मुरारी ने कुछ नहीं कहा तो काशी सारिका की तरफ आई और रोते हुए कहा, माँ, वंश भैया को रोकिए ना, माँ उनसे कहिए ना वो शक्ति को ना मारे। काशी, क्या ये वही लड़का है? सारिका ने पूछा तो काशी ने रोते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। सारिका भी शिवम के खिलाफ नहीं जा सकती थी, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने काशी से कहा, काशी, चलो चलते हैं यहां से। माँ, काशी ने हैरानी से कहा। घर में सिर्फ एक ही इंसान था जो उसकी बात सुनेगा। सोचकर काशी ने इधर उधर देखा। दूर घाट के आखिरी सीढ़ी पर खड़ा मुन्ना पुष्प अर्पण कर रहा था। काशी भागकर उसके पास आई और वंश को रोकने के लिए कहा तो मुन्ना भागते हुए आया। उसने देखा शक्ति और वंश आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके थे। मुन्ना ने वंश को शक्ति से दूर किया। मुन्ना, हट जा यहाँ से, आज मैं इसका किस्सा खत्म कर दूंगा, वंश ने गुस्से से कहा। वंश को बेकाबू देखकर मुन्ना ने खींचकर उसे एक थप्पड़ मारा तो सब हैरान रह गए। वंश भी फटी आंखों से मुन्ना को देखने लगा। शक्ति के मुंह से खून निकल आया था और उसे काफी चोटें भी लगी थी। उसने खुद को संभाला। मुन्ना ने शक्ति के सामने आते हुए कहा, क्या कर रहा है तू? हाँ? शक्ति उसके पीछे खड़ा था। सभी घर वाले चले आए। मुन्ना ने वंश की आंखों में देखते हुए कहा, जिस पर तूने हाथ उठाया जानता है वो कौन है? ये है एसीपी शक्ति शर्मा। जैसे ही सबने सुना कि शक्ति एक पुलिस वाला है, सब हैरान रह गए। मुरारी का तो सर चकराने लगा था। काशी ने सुना तो वह भी हैरानी से शक्ति की तरफ देखने लगी। शक्ति वहीं सीढ़ी पर आ बैठा। मुन्ना सबको शक्ति की सच्चाई बताने लगा। शिवम ने देखा सारे घर वाले ऊपर सीढ़ियों पर है। शक्ति उठा और शिवम की तरफ बढ़ गया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक सके। उसकी आंखों में काशी के लिए प्यार और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। शक्ति शिवम के सामने आ खड़ा हुआ और उससे बात करने लगा। शिवम और शक्ति के बीच क्या बातें हो रही थी ये किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। शिवम खामोशी से सब सुनता रहा। इस बीच उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। घर वाले दूर खड़े रहे, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शक्ति ने शिवम से क्या कहा। कुछ देर बाद शिवम चुपचाप सीढ़ियां चढ़ते हुए बाकी सबके पास आया और उन्हें लेकर घर के लिए निकल गया। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 22। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर।